शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नरेंद्र दाभोलकर कत्ल केस में मुलजमीन के लिए राहत की खबर आई। पुणे सेशन कोर्ट ने मुलजमीन अमूल काले, राजेश बांगीरा और अमित दिगवेकर को जमानत दे दी। सीबीआई मुकर्ररा 90 दिनों में मुलजमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी। मुलजमीन ने जुमेरात को जमानत की अर्जी दाखिल की थी। अमूल काले और राजेश बांगीरा फिलवक्त गौरी लंकेश कत्ल केस में अदालती तहवील में है, जबकि अमूल काले गोविंद पांसरे कत्ल केस में एसआईटी की तहवील में है। और अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सर्वेश तिवारी का। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी खबर आई आज, क्या कुछ अपडेट? देखिए इना जी, इसमें राहत वाली कुछ कोई भी बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से काफी बड़ा मामला है, ये सिर्फ नरेंद्र दाभोलकर से की हत्या का मामला जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि दाभोलकर की हत्या के 4 जो गोविंद पांसरे जो हैं वो MM कलबुर्गी से जुड़े हुए हैं, पत्रकार गौरी लंकेश से जुड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर सीबीआई को जो 90 दिन के भीतर चार्जशीट दायर नहीं करना था, उसे सीबीआई दायर करने में जरूर फेल हुई है, लेकिन ये चार्जशीट जरूर दाखिल होगी 30 दिनों के बाद। और तब कहीं जाके इस पूरे मामले को लेकर जब चार्जशीट दाखिल होगी, तब इस मामले को लेकर जो सुनवाई होगी उसमें काफी चौंकाने वाले मामले सामने आ सकते हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस में आरोपी जो 3 आरोपी थे, अमोल काले, राजेश बांगीरा और अमित दिगवेकर, तो आज सेशन कोर्ट ने जमानत जरूर दी है, लेकिन इसके बावजूद इसमें से राजेश बांगीरा और अमित दिगवेकर, ये दोनों आरोपी जो हैं गौरी लंकेश हत्याकांड मामले में कर्नाटक एसआईटी की टीम के हिरासत में रहेंगे। और जो अमोल काले है वो भी गोविंद पांसरे, जिसकी कोल्हापुर में हत्या की गई थी साल 2015 में 16 फरवरी की रोज, वो महाराष्ट्र एसआईटी की टीम की कस्टडी में रहेंगे। फिलहाल ये तीनों आरोपी अलग अलग 2 हत्याओं को लेकर एसआईटी की टीम में हिरासत में रहेंगे। और रही बात चार्जशीट की, तो सीबीआई कोई मामूली एजेंसी नहीं है, उसकी जांच प्रक्रिया अपनी तौर तरीके होते हैं। आज जरूर फेल हुई है, लेकिन जल्द ही चार्जशीट दायर करने की तैयारी से सीबीआई सामने नजर आएगी। जी सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नाज़रीन, मुंबई में कॉलेज का सालाना खेल मुकाबला मातम में तब्दील हो गया। विद्या विहार में वाक़े सुमैया कॉलेज में टग ऑफ वॉर स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान एक खिलाड़ी की अचानक मौत हो गई। दोनों टीमें जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। शहदाई खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। खिलाड़ी भी अपना दमखम दिखा रहे थे कि अचानक एक खिलाड़ी जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, खिलाड़ी की रूह परवास कर चुकी थी। महलूक 22 बरस का था और वो नर्सिंग सेकेंड ईयर का तालिब इल्म था। उसका नाम विपिन सोनी बताया गया है। सोमैया कैंपस में जो नर्सिंग कॉलेज है उसका एनुअल डे आज था, और इस दौरान जो रस्सी खींच कंपटीशन थी उसमें ये बच्चा शामिल था। अचानक से वो कोलैप्स हो गया। इमीडिएटली उसको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। इस केस में हमने एक्सीडेंटल डेथ का मामला तिलक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है, और इसमें अगली जांच हम कर रहे हैं। जो डेड बॉडी है वो पीएम के लिए हमने भेजी है, और पीएम होने के बाद ही इस केस में आखिरकार इस स्टूडेंट की जो मौत है किस कारण से हुई, इसके बारे में हम आपको बता पाएंगे। साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए मोदी हुकूमत संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर करतारपुर खुल सकता है तो शारदा पीठ रास्ता क्यों नहीं खुल सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ने कश्मीरियों को मायूस किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर मसले के हल के लिए वाजपेयी के नक्श कदम पर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया अगर एक साथ आ सकते हैं तो मसला कश्मीर के हल के लिए हिंद पाक साथ क्यों नहीं आ सकते। पीडीपी सदर ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए राह हमवार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी मुसलमान शिद्दत पसंद नहीं है, बल्कि एतदाल पसंद और इस्लाम को मानने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो शिद्दत पसंद होते तो हिंदुस्तान के साथ रहने के बजाय पाकिस्तान के साथ जाते। Unfortunately, we do not have a very good experience when UPA was there for 10 years because they did not do anything. In fact, बहुत जो solution वाजपेयी और मुशर्रफ के तकरीबन हो गया था, तो उसके बाद they did not pick up from that, so that was a disillusionment. Though
I'm sure Dr. Manmohan Singh was very keen on it, but unfortunately maybe somewhere he lacked maybe the authority or something within his party and even outside his party. So he was not able to do it. बहुत उम्मीद थी मोदी जी से कि वो जम्मू कश्मीर को रिजॉल्व करने में अपना मैंडेट इस्तेमाल करेंगे, नहीं किया. So let's see what time throws up. कौन आता है सामने. The Kartarpur was a very it was a great chance. And secondly, people keep on saying that Imran Khan is a proxy for army. So if he is that is better, because that means army and he will be on the same page. And if he is saying let's talk, let's have a dialogue, let's go for reconciliation, that's all the better. So I see a chance, but as you know that till 2019 elections we may have to wait because of the domestic politics. ये तो है कि पाकिस्तान में कश्मीर को इश्यू नहीं बनाया जाता है, इंडिया को इश्यू नहीं बनाया जाता इलेक्शन में, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में ऐसे ही पॉलिटिक्स हो गई है कि पाकिस्तान और कश्मीर को the more tough your stance is towards Pakistan, towards Kashmir, the more you expect to get votes. That's the problem. आपको सीधे लिए चलते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में. देश के समक्ष भ्रष्टाचार का एक गंभीर मुद्दा सामने है, जिस पर पर्दा डालने की साजिश की जा रही है, और उसको लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं आपके बीच में आए हैं. मैं बगैर किसी विलंब के अनुरोध करूंगा आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी से कि वो आपको अपनी बात कहेंगे. नमस्कार. We are regularly doing press conferences. अब हर 3-4 दिन हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मगर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं कभी. अपने आप को जो देश की मीडिया है उनके सामने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक्सपोज नहीं होना चाहते हैं. काफी समय से हम राफेल हवाई जहाज की डील में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, और ये नया किस्सा नहीं है. अब ये 1-2 सालों से ये बातचीत चल रही है, और हमारी 3-4 हमारे सवाल हैं. एक सवाल है कि 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया. दूसरा सवाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को कैसे दिया गया. 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को क्यों मिला. HAL बेंगलोर के पास जमीन है, HAL बेंगलोर के पास रेप्यूटेशन है, HAL बेंगलोर हवाई जहाज बनाती है. अनिल अंबानी को HAL से छीन के आपने क्यों दिया. हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार क्यों दिया. उसके बाद हिंदुस्तान में रोजगार की कमी है. आपने फ्रांस की सरकार को कहा कि आप भैया हवाई जहाज फ्रांस में बनाइए, और 36 हवाई जहाज की जरूरत है. तो ये हमारे सवाल हैं. और आपने वैसिलेशन सरकार का देखा. डिफेंस मिनिस्टर ने, जब मोदी जी फ्रांस गए वापस आए, डिफेंस मिनिस्टर ने सीधा बोला कि देखिए मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, प्रधानमंत्री को मालूम है फ्रांस में क्या हुआ. फ्रांस के राष्ट्रपति हॉलैंड कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट हमें ऑर्डर दिया है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सीधा बोला भैया अनिल अंबानी को देना है, 36 हवाई जहाज खरीदने हैं और फ्रांस में बनेगा. तो हम आपको केस प्रेजेंट कर रहे हैं, और हम देश को केस प्रेजेंट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि सवाल सरकार को सवाल के जवाब देने हैं. एक भी जवाब नहीं आता है. डिफेंस मिनिस्टर सीतारमण पहले कहती हैं हां हम पार्लियामेंट में प्राइस रखेंगे, फिर कहती हैं प्राइस इज अ सीक्रेट. मैक्रोन जी आते हैं, मनमोहन सिंह जी, मैं आनंद शर्मा जी उनके साथ बैठते हैं, कहते हैं भैया प्राइस इज अ सीक्रेट. कहते हैं नहीं, प्राइस इज नॉट अ सीक्रेट. हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, प्राइस सीक्रेट कैसे हो सकता है. उसके बाद प्राइस निकलती है, डैसोल्ट की ब्रोशर में प्राइस साफ निकलती है. 1600 करोड़ रुपए पैसा डैसोल्ट को दिया गया. तो ये हमारे सवाल है. वैसिलेशन होता जाता है. प्रधानमंत्री तो बोलते नहीं है, अरुण जेटली जी बोलते हैं, निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं. हमने जेपीसी मांगी,
कहा कि देखिए ज्यूरिसडिक्शन पार्लियामेंट का है, करा दीजिए, आइए सामने करा दीजिए ना। अरुण जेटली जी का ट्वीट आपने देखा, मैंने उनको ट्वीट किया कि चैलेंज किया कि भाई कर दीजिए ना, नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, आज सुप्रीम कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन में जजमेंट देती है और उस जजमेंट से मैं 3 लाइन पढ़ना चाहता हूं। द प्राइसिंग डिटेल्स have however been shared with the Comptroller and Auditor General hereinafter referred to as CAG, and the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee hereafter referred to as PAC. Only a redacted portion of the report has been placed before the Parliament and is in public domain. अब ये इस जजमेंट का फाउंडेशन है। मैं हिंदी में भी बोल देता हूं, जो राफेल हवाई जहाज के प्राइसिंग डिटेल्स हैं, कीमत के डिटेल्स हैं, उनको कॉम्प्टन एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में लिखा गया है और वो जो रिपोर्ट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पार्लियामेंट की कमेटी है, उसके साथ शेयर किया गया है। ये भाइयों और बहनों जजमेंट का फाउंडेशन है। अब मेरे सामने खारगे जी बैठे हैं और खारगे जी पीएसी कमेटी के चेयरमैन हैं पार्लियामेंट में, और आप लोग खारगे जी से सीधा पूछ लीजिए क्या सीएजी रिपोर्ट पीएसी कमेटी में आई, नहीं आई, पार्लियामेंट में रखी गई, और इन्होंने जो पीएसी के चेयरमैन है, इन्होंने सीएजी रिपोर्ट अपनी जिंदगी में देखी है, हाँ या ना? पूछ लीजिए, पूछिए। देखिए, एक तो सीएजी के पास भी उनका कोई कमेंट्स नहीं है और रिपोर्ट नहीं है सीएजी का। सीएजी के जो पैराज होते हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रेफर करते हैं। इसके बारे में ना सीएजी को पता है। आज मैंने डिप्टी सीएजी को बुलाकर पूछा, क्योंकि हमारी मीटिंग भी थी आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 3 बजे। उनको पूछा ये कैसा आ गया, कैसा हो गया, क्या कोई फर्जी तो कोई किए नहीं मेरे सिग्नेचर करके, अगर कोई उतना ही एक्सट्रैक्ट। जब सीएजी के पास नहीं है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने का सवाल नहीं है। जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आएगा तो हम वो रिपोर्ट छिपा के नहीं रख सकते पार्लियामेंट। तो राफेल डील मामले पर राहुल गांधी ने घेरा है हुकूमत को, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के वसई तालुका के स्क्रैप बाजार में पालघर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। तकरीबन 100 दुकानों के सामानों की जांच के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई। पुलिस ने ऐसी कार्रवाई पहली बार की और इसकी वजह से स्क्रैप बाजार के ताजिर बेहद परेशान हैं। बताया जाता है कि इस मार्केट में चोरी की गाड़ियां ठिकाने लगाई जाती थी। हमको टिप मिली थी कि जो नई पुरानी गाड़ियाँ उनकी यहाँ पे कटिंग होती है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स पालघर डिस्ट्रिक्ट एंड अराउंड पालघर डिस्ट्रिक्ट। सो वी रेडी द स्पॉट। और जो दुकानदार थे वो सारी दुकान छोड़ के भाग अपनी अपनी दुकानों पर सामान में पड़ा हुआ है। तो उसके बाद अभी हम खातरी करेंगे और खातरी करने के बाद फिर कंफर्म हो कि वो व्हीकल्स जो है वो आगे में चोरी थी कि स्क्रैप में लिया। औरंगाबाद में बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस इजलास की सदारत क्रांति मोर्चा के कौमी सदर वामन मिश्राम ने की। उन्होंने कहा कि आजाद हिंदुस्तान में ओबीसी को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, इसीलिए ओबीसी की नए सिरे से मर्दमशुमारी की जानी चाहिए। इस इजलास में ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। ओबीसी की जातीय न्याय जनगणना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल कर दिया। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, मगर वो ओबीसी की गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पता चलता है कि ब्राह्मणों का कितना बड़ा वर्चस्व आज की सरकार में बना हुआ है। इसमें जाति न्याय जनगणना होना चाहिए, उसके बाद एट्रोसिटी का कायदा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ये मांग थी इसके अंदर। और ओबीसी की जाति न्याय जनगणना सेंट्रल ने घोषणा की मिनिस्टर ने, लेकिन कर रहे नहीं। कुत्ते की डुक्कर की जनगणना होती है, जिंदे इंसान की जनगणना नहीं होती है। एक शोकांतिका है। कहते हैं प्रवास के लिए
पर और बुलंदी नहीं देखी जाती बल्कि हौसलों की बेहद जरूरत होती है। और इसी की ताज़ा मिसाल मुंब्रा में देखने को मिली, जहां म्यूनिसिपल उर्दू स्कूल की 8वीं जमात की तालिबा स्कॉलरशिप के इम्तिहान में शानदार कामयाबी उसने हासिल की। इस तरह थाने म्यूनिसिपल की तमाम स्कूलों और मुंब्रा से कामयाब होने वाली ये पहली तलबा रही जिसने स्कॉलरशिप का इम्तिहान पास किया। यूं तो अक़लियती और गरीब घरानों के तलबा की तालीमात के लिए हुकूमत की जानिब से कई सारी स्कीमें निकलती हैं। इनमें एक स्कॉलरशिप होती है, लेकिन स्कॉलरशिप के इम्तिहान में सभी तलबा बैठ सकते हैं। यहाँ इनकी जहानत और काबिलियत का इम्तिहान होता है। इसमें कामयाब होने वाले तलबा को 10वीं जमात तक का तालीमी खर्च हुकूमत की जानिब से मिलता है। ये तो बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे पूरे टीएमसी के 127 स्कूलों में से हमारी बच्ची हसीबा जो अच्छे नंबरों से पास हुई है, ये तमाम असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। और हमारे वारदे मैडम जो वो शिक्षण अधिकारी है, उन्होंने भी बहुत मेहनत। सर मैंने उसके अंदर मेरी क्लास के तकरीबन 13 बच्चों के दिए थे। आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई है। बोलिए जितना बोलना है, यह सच्चाई है। और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई को समझती है, सूंघ पाती है। और मोदी जी, आप जितना छुपना चाहते हैं छुप जाइए, आप जितना भागना चाहते हैं भाग जाइए, आप नहीं बच सकते। जिस दिन इस पे इंक्वायरी हो गई, जिस दिन राफेल मामले पे इंक्वायरी हो गई, और वो इंक्वायरी पार्लियामेंट करेगी, जेपीसी करेगी, जिस दिन वो हो गया, 2 नाम निकलेंगे, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। थैंक यू। तो राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी जारहाना मूड में नजर आए। वो आगे बढ़ेंगे। औरंगाबाद से खबर है, जहां मोबाइल शोरूम का इफ्तिताह करने पहुंची अदाकारा ज़रीन खान के प्रोग्राम में बवाल मच गया। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल ज़रीन खान की एक झलक देखने के लिए वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसी दौरान 2 ग्रुपों के बीच झड़प हो गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी फैल गई। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मदरसों में जदीद तालीम की फराहमी के लिए महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत इस साल के लिए नांदेड़ जिले के 12 मदरसों को मंजूरी दी गई है, जबकि 27 इदारों की दरख्वास्तें मुस्तरद की गई हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत साल 2018 और 19 के लिए नांदेड़ जिले से 39 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिसमें से 12 फाइलों को मंजूर कर लिया गया। इस स्कीम के तहत मदरसे में जदीद तालीम, बुनियादी सहूलियात, लाइब्रेरी और मौल्लिम की तनख्वाहों के लिए फंड शामिल है। जिला गुलबर्गा के ताल्लुका सिड़म के मोजा कोडला में वाक़ श्री सीमेंट फैक्ट्री में हुए एक हादसे में 6 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जाता है कि सीमेंट फैक्ट्री में मटेरियल बेल्ट के टूटने की वजह से यह हादसा हुआ। इसकी जद में ये 6 मुलाजमीन आ गए। ताल्लुका सिड़म में ही फर्स्ट एड देने के बाद इन जख्मियों को गुलबर्गा के यूनाइटेड हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। गुलबर्गा एसपी ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों का मुआयना किया। एसपी के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में ये मामला तसाहुली और बद एहतियाती का नजर आता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 2 अगस्त को भी कोडला की सीमेंट फैक्ट्री में क्रेन गिरने से 6 मजदूर हलाक हो गए थे। ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಗಳದ್ದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇನು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ರಿಪೇರಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅದು ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದು ನಡೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಜೂರ್ಡ್, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ के इंतकाल पर रंजगम का माहौल है। कर्नाटक के रायचूर में भी मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम और मुशाहिकीन ने शदीद रंजगम का इजहार किया है। रायचूर शहर के मारूफ उलमाए कराम
मौलाना मोहम्मद अब्दुल शकूर अनवारी और मौलाना मोहम्मद फरीद खान मिसबाही ने कहा कि मौलाना ख्वाजा शरीफ के इंतकाल से आलिम इस्लाम का नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक और महाराष्ट्र रियासतों में आपके सैकड़ों शागिर्द मौजूद हैं। बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है हैदराबाद से कि आज उम्दतुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद ख्वाजा शरीफ साहब क़िबला शेखुल हदीस जामे निज़ामिया का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अल्लामा के खिदमात जामे निज़ामिया से मुसलसिल 50 साल खिदमात रहे हैं और वहीं के सपूत थे। उन्होंने जामिया में ही तालीम हासिल की, उसके बाद वहीं उस्ताद बने और वहीं शेखुल हदीस के दर्जे तक पहुँचकर तादम हयात उन्होंने जामिया के खिदमात अंजाम दी है। कर्नाटक के रायचूर की मुख्तलिफ अदबी तंजीमों में रियासती उर्दू अकेडमी के ताल्लुक से नाराजगी है। हैदराबाद कर्नाटक इलाके से इम्तियाज बरतने और सौतेला सलूक करने का जिम्मेदारों पर इल्जाम आयद किया गया है। मकामी नौजवानों ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बताया कि अकेडमी की नई कमेटी तश्कील दिए कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन इम्तियाजी सलूक बढ़ते जाने का सिलसिला जारी है। सिर्फ बेंगलुरु, मैसूरू, टुमकुरू और दीगर मखसूस अजला को ही तरजीह दी जा रही है। अकेडमी की तश्कील के बाद से लेकर आज तक इस इलाके में अकेडमी का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। बिलखुसूस हमारे ज़िला रायचूर में गुज़िश्ता कई सालों से कोई बड़ा मुशायरा या कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम जिससे उर्दू की तरक्की और फलाह बहबूदी कहा जा सके, ऐसा कोई प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद नहीं हुआ। हमारे शहर रायचूर की कसीर आबादी उर्दू बोलने वाली है और यहाँ पे कई मदारिस उर्दू के चलते हैं, अरबी मदारिस चलते हैं। इतनी कसीर आबादी होने के बावजूद हमारे इलाके को उर्दू एकेडमी की तरफ से नज़रअंदाज किया जाना एक बहुत बड़ा अलमिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोलता है, सरों पे चढ़कर जादू बोलता है। तहज़ीब जिंदा है आज भी हमारे शहरों में, ये शहर आज भी उर्दू बोलता है। शहर रायचूर को आप कौन नहीं जानते, ये शहर भी एक उर्दू का गढ़ कहलाया जाता था, मगर आज उर्दू एकेडमी बन के तकरीबन इतने महीने हो गया। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आज तक एक उर्दू एकेडमी का ना मुशायरा हुआ, ना कोई उर्दू एकेडमी का यहाँ कोई एक जलसा हुआ। मेरी उर्दू एकेडमी वालों से भी गुजारिश है कि ये उर्दू शहर के अंदर आप उर्दू को और भी यहाँ पे प्रोग्राम अपने एकेडमी से रखाइए और उर्दू के फ़रोग़ में